हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक वर्ब पे। क्योंकि वर्ब हमारा टॉपिक है, कल से ही हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं और वर्ब पर पुनः एक बार डिस्कस करना है और तब तक करना है जब तक यह क्लियर नहीं हो जाता है। तो बच्चों देखिए, ये जो आपका टॉपिक है वर्ब, ये इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया था कि वर्ब कहते किसे हैं, वर्ब होता क्या, ये चीज़ें आप जान चुके थे कि वर्ब किसे कहते हैं। और उसके प्रकार के बारे में मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया था। मैंने कहा था कि आप लोग खुद लर्न कर लीजिएगा, फिर भी मैं आज बताऊंगा, एक एक चीज़ें अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, जानकारी होनी अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आप जानेंगे नहीं कि वर्ब होता क्या है, वर्ब कहते किसे हैं, तो समस्या आगे चल कर के हो सकती है। तो बच्चों, समय न व्यर्थ करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं वर्ब के बारे में, वर्ब होता क्या है। तो चलते हैं वर्ब। देखिए यहाँ से है, ये देखिए आपके बुक का ही है, खींचा गया है, फोटो क्लिक किया गया है आपके बुक का। ये देखिए वर्ब होता क्या है, वर्ब कहते किसे हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, लिखा है कि यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन देखने का प्रयास करें। लिखा है ए वर्ब इज ए, लिखा है ए वर्ब इज ए वर्ड रेफरिंग टू एनी एक्टिविटी और स्टेट। कह रहा है कि एक क्रिया, एक शब्द होता है जो किसी एक्टिविटी या स्टेट, जो किसी क्रियाकलाप या दशा के बारे में बताता है। यानी कि ये जो आपका वर्ब होगा वो एक ऐसा शब्द होगा जो किसी क्रियाकलाप के बारे में आपको बताएगा, कोई न कोई क्रियाकलाप, कोई न कोई एक्टिविटी के बारे में आपको बताएगा, वो वर्ब कहलाएगा। यानी वर्ब मीन समझिए डूइंग वर्ड है वर्ब। उसके ऊपर वाला एग्जाम्पल देखने का प्रयास करिए, उसके ऊपर वाला डेफिनेशन, उसके ऊपर वाला डेफिनेशन ये देखिए क्या लिखा है। लिखा है ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। कह रहा है एक क्रिया, एक शब्द है, यूज्ड जो प्रयोग होती है, फॉर सेइंग कुछ कहने के लिए, समथिंग मतलब कुछ कहने के लिए, अबाउट सम पर्सन कुछ व्यक्ति अथवा थिंग मतलब वस्तुओं के बारे में। कह रहा है क्रिया एक ऐसा शब्द है जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग होता है। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग होता है। अर्थात ऐसा शब्द जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए प्रयोग होता है, वह वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा, देखिए नीचे एग्जाम्पल लिखा है ना, आई बॉट अ फॉरेन पेन, मैंने एक विदेशी कलम खरीदा। आई बॉट, ये बॉट जो है वो आपका वर्ब कहलाएगा। दोस्तों ये जो बॉट है आपका वो वर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये बॉट, आई बॉट मैंने खरीदा, यानी कि ये आपका जो है वो कुछ न कुछ क्रिया कर रहा है, कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहा है, इसलिए यह आपके वर्ब की कैटेगरी में आता है ये वर्ड। और इस वर्ड को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, वर्ब। नीचे देखिए वाक्य में वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बिना कोई वाक्य बन नहीं सकता। तो ये तो आप जानते ही हैं कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करना
पॉसिबल नहीं है। वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, यानी कि सभी वर्ब मतलब कुछ न कुछ वर्ब से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। जैसे आपको कहना है आई हैव ए पेन, आपने कहा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। अब इस वाक्य में आप कहेंगे कोई डूइंग वर्ड तो नहीं है सर, ये तो सेंटेंस बन गया, इसमें कोई वर्ब नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हैव आपका है ये भी एक अपने आप में वर्ब कहलाता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ये हेल्प करता है, ये मदद करता है सेंटेंस के निर्माण में। तो वर्ब कई प्रकार के होते हैं। जब अभी आगे आप पढ़ेंगे वर्ब के प्रकार के बारे में तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो बच्चों हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। आप लोगों ने अभी तक जाना वर्ब की परिभाषा। वर्ब एक डूइंग वर्ड है। वर्ब कुछ न कुछ वाक्य में करता है, कोई न कोई एक्टिविटी करता है, या फिर वो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। अब वर्ब के प्रकार की तरफ चलते हैं। देखिए वर्ब के प्रकार हम आपको बता दिए थे। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए यहाँ पे वर्ब के प्रकार के बारे में यहाँ लिखा है। देखिए लिखा है वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। यहाँ लिखा है कि वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए लिखा है ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ये 4 प्रकार होते हैं वर्ब के। ये आपको जानने अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। अब आप एक एक करके सारे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। पहले ने आपने पढ़ा वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब को समझा आपने। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में कुछ न कुछ कार्य करे या फिर वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ न कुछ बताए, वर्ब कहलाता है। अब वर्ब देखिए वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। वर्ब के 4 प्रकार होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब एक एक वर्ब को हम बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि वर्ब एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो पहला इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या। नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसकी हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक नाम से पता चला, अकर्मक यानी कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म न हो, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म न हो। देखिए लिखा ना इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म न हो। देखिए यहाँ पे लिखा है जिस क्रिया का कोई कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होता है तथा अपने में पूर्ण अर्थ रखती हो, अर्थात केवल सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाता है तथा प्रभाव अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, उसे इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया कहते हैं। कह रहा है कि ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट या बिना कर्म के प्रयोग हुई हो और अपने कर्ता तक ही सीमित हो, उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर न पड़ता हो, अपने आप में पूरा अर्थ रखती हो, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। सीधा सा जानिए, ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा है राम वीप्स, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर राम वीप्स लिखा है, राम वीप्स द चाइल्ड स्लीप्स। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, राम वीप्स राम रोता है, पूरा वाक्य है राम रोता है, कहीं से आपको वाक्य अधूरा नहीं लगेगा। राम रोता है सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से चाइल्ड स्लीप्स बच्चा सोता है, बच्चा
सोता है, ये भी अपने आप में पूरा अर्थ रखता है। इसमें भी जरा सा भी कहीं अर्थ या भाव की कमी नहीं है और इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये स्लीप्स आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, वीप्स आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। उसी तरह से देखेंगे ही लाफ्स, वह हंसता है, वह हंसता है आपका जो हंसने वाला जो ये वर्ब हुआ वो इंट्रांजिटिव है, क्योंकि अपने आप में ये पूरा अर्थ रखता है। वो हंसता है, इसके साथ कोई वर्ब भी नहीं है। उसी तरह से द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, ये भी अपने आप में पूरा अर्थ रखता है और इसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बच्चों ऐसे वर्ब जिनके साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हुआ हो और वो अपने आप में पूरा अर्थ रखते हों, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। एक बार पुनः सुनिए, ऐसे वर्ब जिनके साथ कर्म का प्रयोग न हुआ हो और वह अपने आप में पूरा अर्थ रखते हों, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए एक तरीका है, आप वाक्य में क्या या किसके, क्या या किसके, किसको, क्या या किसको प्रश्न करिए और क्या या किसको लगाने से यदि उत्तर न प्राप्त हो, जवाब न प्राप्त हो, तो समझ जाइए वो वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है। वाक्य में क्या या किसको प्रश्न लगाने से यदि आपको जवाब प्राप्त नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मान लीजिए राम रोता है ना, आपका एग्जाम्पल है ना, ये पहला वाला एग्जाम देखिए, राम रोता है, राम स्लीप्स, राम रोता है, राम क्या रोता है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। राम किसको रोता है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। बच्चा किसको सोता है, कुछ नहीं, यानी कि ये अपने आप में पूरा है। क्या या किसको लगाने का इसका कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, इसलिए अपने आप में ये पूरा अर्थ रखता है और इसमें जरा सा भी कहीं से या किसी अन्य वर्ड्स पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब पर। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रही होगी, ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, नाम से ही आपको लग रहा है सकर्मक। अब स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के, अर्थात कर्म के साथ, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आई हो। उसी तरह से वो अकर्मक था, यानी कि कर्म के साथ न हो, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ न हो इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो वो ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ऐसे वर्ब जिन्हें अपने अर्थ को, अपने भाव को पूरा करने के लिए किसी कर्म पर डिपेंड होना पड़े, किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होना पड़े, वो क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ऐसे वर्ब जिसको अपने 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 वाक्य को, भाव को, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होना पड़े, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। सीधा सा मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग होते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह केवल सब्जेक्ट और वर्ब से इनका काम नहीं चलता है, इनके अर्थ को पूरा करने के लिए कोई न कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना जरूरी होता है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में हम पढ़ रहे हैं, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझिए होंगे आप लोग, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर, यानी उसका प्रभाव केवल कर्ता पर नहीं है बल्कि अन्य व्यक्ति या वस्तु पर उसका प्रभाव रहता है, अर्थात बिना ऑब्जेक्ट, अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा है नीचे कि सीता राइट्स लेटर, देखिए एग्जाम्पल है ना आपका, ये एग्जाम्पल है, लिखा है सीता
क्या लिखा है, सरला लिखा है, सॉरी, सरला राइट्स ए लेटर, सरला एक पत्र लिखती है। अब इसमें जब जरा प्रश्न करिएगा क्या या किसको, इसमें जब आप प्रश्न करेंगे वाक्य में सरला क्या लिखती है तो जवाब आएगा लेटर लिखती है। और इसी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या या किसको प्रश्न लगाने से आपको पता नहीं चल पा रहा था, तो इसलिए उसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का तरीका था। उसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का तरीका है कि जब वाक्य में आप क्या या किसको प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। सरला राइट्स ए लेटर, सरला क्या लिखती है, लेटर लिखती है। सरला राइट्स, सरला लिखती है। अब लिखती है, क्या लिखती है, किसको लिखती है, ये क्लियर करने के लिए, इसका अर्थ क्लियर करने के लिए किसी अन्य चीज़ पर डिपेंड होने जा रही है, किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होने जा रही है, इसलिए ये वर्ब आपका राइट्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, द कैट किल्स ए रैट, बिल्ली एक चूहे को मारती है, बिल्ली एक चूहे को मारती है। बिल्ली मारती है, किसको मारती है, तो इसको अर्थ को प्रकट करने के लिए, इस अर्थ को प्रकट करने के लिए ये जो किल्स है वो किसी न किसी अन्य वर्ड पे जाके डिपेंड हो रहा है, अन्य ऑब्जेक्ट पे जाके डिपेंड हो रहा है, इसलिए जो किल्स वर्ड होगा वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अर्थात ऐसा वर्ब जिसको क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, माफ कीजिएगा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये पहले वाले एग्जाम्पल में राइट्स लेटर पर डिपेंड है और इसका लेटर ऑब्जेक्ट के साथ परे हुआ है। उसी तरह से किल्स रैट ऑब्जेक्ट के साथ परे हुए। उसी तरह से आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, पेन चाहता हूँ। इसमें आप जवाब कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में जवाब तुरंत आ रहा है, आई वांट, मैं चाहता हूँ क्या, पेन, यानी पेन के साथ, यानी कि तीनों एग्जाम्पल में कोई न कोई आपका ये कोई न कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद करता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो बड़ा हो रहा है, दिक्कत होगा अपलोड होने में, और आप लोग रिवीजन करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और लगातार आप लोग क्लास में बने रहें, जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें हमेशा। और एक चीज़ और, जो कुछ भी आपको वर्क दिया जा रहा है वर्क आप कंप्लीट करते रहें। कल मैंने आपको कुछ वर्ब्स दिए थे और उसके मीनिंग दिए थे आपको याद करने के लिए, और उसके फॉर्म्स थे याद करने के लिए। जब क्लास स्टार्ट होगा मैं पूछूंगा और जिसको नहीं याद रहेगा उसको पनिशमेंट पक्का मिलेगा, ये तो क्लियर आप समझ लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।